आप सभी का स्वागत है आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल पर, जिसका नाम है मैत्री इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्तनी का हिंदी व्याकरण का एक पाठ, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्तनी के बारे में। क्या आप सभी जानते हैं वर्तनी क्या होती है? वर्तनी का मतलब होता है लिखने का तरीका, यानी किसी भी वाक्य को किस तरीके से लिखते हैं, वाक्य में किस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ये हम इस पाठ में सीखने वाले हैं। इस बात का ध्यान रखें कि पाठ को पढ़ते समय हमें हर शब्द को बेहतरीन तरीके से सीखना है। यदि आपने वर्तनी को अच्छे से सीख लिया तो आप सभी के लिए लिखने का जो गलतियां करते हैं हम लिखते समय, वो गलतियां नहीं होंगी। हम कभी पढ़ते समय भी बहुत सारी गलतियां करते हैं, वो गलतियां भी इस पाठ के बाद आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि यदि हमने लिखने का तरीका, पढ़ने का तरीका, बोलने का तरीका ही नहीं सीख पाया तो हम भविष्य में किस तरह अपने सवालों के, अपने डाउट को क्लियर कर पाएंगे। जब तक हम अपने डाउट क्लियर नहीं करेंगे तब तक हम अपनी समस्याओं को कभी भी हरा नहीं सकते। और अगर समस्याएं नहीं हारेंगी तो हम किसी भी फॉर्मेट में, किसी भी परीक्षा को सफलतापूर्वक पास नहीं कर पाएंगे। और पास करने का मतलब केवल इतना सा नहीं है कि आप 30 या 40 नंबर ले आइए। पास करने का मतलब है आप सभी के नंबर कम से कम 95, 96, 98 के करीब होने चाहिए, क्योंकि सफलता उसी को कहते हैं जो प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होता है। आप सभी यहाँ पर मेरे साथ वर्तनी विचार पढ़ने वाले हैं। वर्तनी विचार को हम सभी मन लगाकर, ध्यान लगाकर पढ़ेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। यदि आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो कृपया आप हमारे YouTube चैनल पर मैसेज करें, कमेंट करें। जो भी आपका कमेंट रहेगा, जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा, जो भी आपका डाउट रहेगा, उसको नए तरीके से, बेहतर ढंग से आपको समझाया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आपके प्रत्येक प्रश्न का अच्छी तरीके से जवाब दे पाऊं। ठीक है, बिना देर किए हम बढ़ते हैं अपने पाठ की तरफ। पाठ का नाम आपने जैसा कि देख ही लिया होगा, इसका नाम है वर्तनी। ठीक है, वर्तनी में देखिए, किसी शब्द में किसी भाव को बताने के लिए जितने वर्ण या अक्षर जिस क्रम में प्रयोग होते हैं, उन्हें उसी क्रम में लिखने को वर्तनी कहते हैं। यानी जो भी आप अक्षर या शब्द लिखने वाले हो, उन अक्षरों और शब्दों को यदि आप एक क्रम में लिखते हो, मतलब ऊपर नीचे नहीं, टेढ़े मेढ़े भी नहीं, बिल्कुल एक क्रम में लिखते हो, तो उसे हम वर्तनी कहते हैं। वर्तनी को इंग्लिश में स्पेलिंग भी कहा जाता है। यानी जब हम किसी शब्द की स्पेलिंग को गलत लिखते हैं तो शब्द का भावार्थ यानी कि अर्थ बदल जाता है, और जब अर्थ बदल जाता है तो हम सामने वाले को अपनी बात सही तरीके से नहीं समझा पाते। तो यही इसका रीजन है कि यदि हमारी वर्तनी गलत है, लिखने का तरीका गलत है, हम किस वर्ण को किस तरीके से बनाते हैं ये भी गलत है, तो हम अपनी बात को स्पष्ट रूप से सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। समझ में आ रही है? हम अपनी बात सामने वाले को नहीं समझा पाएंगे। तो जैसा कि आपने पढ़ ही लिया है, अगले की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा है वर्तनी संबंधी कुछ विशेष जानकारियां। यानी इस अध्याय में हम ये पढ़ने वाले हैं कि वर्तनी संबंध में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, क्योंकि यदि हम लिखते समय सावधानी नहीं रखेंगे तो हमारी गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी तो हम परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखते बच्चों। लिखा है वर्णों की लिखावट में सावधानी। क्या होता है, अक्सर हम किसी ऐसे वर्ण को जो किसी अलग तरीके से बनना चाहिए, हम उसको दूसरे तरीके से बना देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ख वर्ण को बोल रहा है ये, ख वर्ण को हम इस तरीके से लिख देते हैं ज्यादातर बच्चे, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि ख को बनाते कैसे हैं। जब हम ख को बनाने का तरीका सीख जाते हैं तो यहां पता चलता है कि ख रव की तरह नहीं बल्कि ख की तरह लिखा जाता है। ख लिखते समय हमें ध्यान रखना होता है, जो ख का र होता है उसको इस अक्षर से जोड़ना होता है। कैसे जोड़ना होता है? जैसे कि मैं लिखता हूं आपके सामने, इस तरीके से हमें र और व को एक साथ जोड़कर लिखना होता है, तभी वह ख बनता है। समझ में आया? फिर लिख रहा है वो, ख को रव की तरह ना लिखें, अन्यथा शब्द का अर्थ बदल जाता है। अब कैसे बदल जाता है, एग्जाम्पल से समझते हैं।
हमने यहां लिखा है खाना। खाना मतलब होता है भोजन करना। खाना मतलब क्या होता है? भोजन करना। और यहां लिखा है रवाना, मतलब होता है चले जाना। यानी ख में जो रथ लगा हुआ था उसको हमने अलग करके लिखा, वैसे ही उसका क्या हुआ बच्चा? अर्थ बदल गया। जोड़ के लिखा तो खाना हो गया, अलग करके लिखा तो रवाना हो गया। तो लिखने और पढ़ने में जो अंतर आता है उसी को हम वर्तनी कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा है बच्चों सिरोरेखा। सिरोरेखा मतलब होता है शब्द के ऊपर खींचे जाने वाली लाइन। बहुत से बच्चे शब्द तो लिख देते हैं किंतु उसके ऊपर लाइन नहीं खींचते, वो ऐसे लिख देते जल्दबाजी में। रावण, उसने लिख दिया, लाइन खींचना भूल गया। अब लाइन खींचना भूल गया तो उसको रावण कौन पढ़ेगा? हम लोग पढ़ेंगे 2 1 व अण, यही तो पढ़ेंगे। क्योंकि क्या है, उस पे ऊपर सिरोरेखा अर्थात लाइन नहीं खींची है, और जब लाइन नहीं खींची है तो वो शब्द नहीं बनेगा, अब बनेगा शब्द। तो जो लाइन हमने ऊपर खींची है उसी लाइन को हम सिरोरेखा के नाम से जानते हैं। समझ में आया? अब देखो पढ़ लेते हैं इसके बारे में। कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सिरोरेखा तोड़ी जाती है, चाहे वो वर्ण शब्द के मध्य में ही क्यों ना आए हो। यहां क्या लिखा है बच्चा? यहां लिखा है ये वाले अक्षर। अब ये वो वर्ण है जिनके ऊपर कभी भी लाइन पूरी नहीं खींची जाती। क्यों नहीं खींची जाती? क्योंकि अगर पूरी खींच देंगे तो इनके लिखने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हो। अधर्म लिखा है, ध के ऊपर पूरी लाइन खींची गई है। अन्यथा लिखा है, था के ऊपर लाइन नहीं खींची गई है। कक्षा लिखा हुआ है, इसके ऊपर भी नहीं है। कहने का मतलब है जिन अक्षरों की शुरुआत में क्या है, जो सिरोरेखा है वो आधी लगाई जाती है। यहां पूरी लग गई है गलती से, लेकिन आधी लगाई जाती है। वहां पर क्या होता है? अब ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सर ने तो बता दिया कि इनके ऊपर लाइन पूरी नहीं खींची जाती, लेकिन आखिर ऐसा कारण क्या है? ऐसा क्या कारण है जिसकी वजह से इसके ऊपर लाइन नहीं खींची जाती? तो आप समझ सकते हो कि जिन वर्णों में घुमाव जैसी स्थिति होती है, क्या होता है? जिन वर्णों में घुमाव जैसी स्थिति होती है उन वर्णों के ऊपर पूरी लाइन यानी पूरी सिरोरेखा नहीं खींची जाती, वहां सिरोरेखा को तोड़ दिया जाता है। समझ में आ गया? अब ये कह रहा है शेष सभी वर्ण पर सिरोरेखा लगाई जाती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जिन वर्णों में घुमाव नहीं होता है, मतलब घुंडी टाइप का नहीं होता है, तो वो वर्ण के अलावा जितने भी वर्ण होते हैं सबके ऊपर पूरी लाइन खींची जाती है। अगर मान के लिखा अपन ने भरोसा, क्या लिखा? भरोसा लिखा, तो बेटा आप देख सकते हो रोसा जो शब्द लिखा है उसमें कहीं भी घुमाव नहीं है, तो हम उसमें पूरी लाइन खींचेंगे, किंतु भ पे आधी लाइन खींचेंगे क्योंकि उसमें घुमाव था। समझ में आ गया? आगे देखते हैं बच्चों, संयुक्त वर्ण। अच्छा, संयुक्त वर्ण मैंने आपको व्यंजन पढ़ाया था ना। संयुक्त वर्ण वे होते हैं जो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। संयुक्त वर्ण दो प्रकार के भी हो सकते हैं, स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। स्वर कौन कौन से होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये वर्ण स्वर व्यंजन है, सॉरी स्वर वर्ण है। और छ, स्र, ज्ञ और त्र ये संयुक्त व्यंजन है। और यहां कह रहा है कि संयुक्त व्यंजन में क्या होता है? दो वर्णों से मिलकर बना हुआ संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहलाता है। मतलब जो वर्ण दो वर्णों से मिलकर बनता है उसे हम संयुक्त वर्ण या संयुक्त अक्षर कहते हैं। जब हम व्यंजन को आधा बनाते हैं, मतलब जब हम किसी व्यंजन को शब्द में प्रयोग करने की बजाय अलग से लिखते हैं, क्या करते हैं बच्चों? किसी व्यंजन वर्ण को शब्द में प्रयोग करने की बजाय अलग से लिखते हैं। जैसे अपन ने लिखा, क्या लिखा? हमने लिखा भ, हमने लिखा म, हमने लिखा त, हमने लिखा द। तो हमने क्या किया? जो वर्ण अपने लिखे हैं, व्यंजन वर्ण लिखे हैं, इन व्यंजन वर्णों को शब्द के साथ प्रयोग नहीं किया, हमने इसको अलग अलग प्रयोग किया है। तो जब हमने इसको अलग अलग प्रयोग किया है ना,
तो हमने क्या लगाया, इन वर्णों को आधा लिखा। आधा दिखाने के लिए हमने क्या किया बच्चों, हमने इसमें हलंत लगाया। किंतु लेकिन जब हम इन वर्णों को किसी शब्द के अंदर प्रयोग करेंगे, क्या करेंगे, किसी शब्द के अंदर प्रयोग करेंगे, तो ध्यान रखेंगे कि तब उनमें हलंत नहीं आएगा, बल्कि उनको आधा लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा बच्चों, आधा लिखा जाएगा। जैसे अपन ने लिखा मध्य, अगर हम इस ध को अकेले लिखते तो क्या करते, हलंत लगाते। लेकिन अभी क्या किया है, शब्द के बीच में प्रयोग किया है। जब शब्द के बीच में प्रयोग किया है तो हमने इसको आधा लिखा है। अब आप देख सकते हो त लिखा है, त को मैंने क्या किया है, आधा लिखा है और अकेला लिखा है, तब हमने क्या किया है, उसके साथ हलंत का प्रयोग किया है। किंतु अगर इसी वर्ण को हमें शब्द के अंदर लिखना है, जैसे इत्यादि, क्या लिखा है बच्चा, इत्यादि लिखा हुआ है, तो इसको लिखते समय हमने ध्यान दिया कि जो त हमने आधा बनाया था उसको यहां पर पूरा कर दिया गया है, मतलब हलंत न लगाकर उस अक्षर के साथ जोड़कर लिख दिया है। समझ में आ गया। यहां कह रहा है कि देखो बेटा, किंतु कुछ व्यंजन ऐसे भी है जिनको आधा लिखते नहीं है। ऐसे व्यंजन है जो आधे होते हैं, वास्तव में शब्द के अंदर प्रयोग भी होते हैं, लेकिन आधे होते हुए भी उनको आधा ना लिखकर जिस वर्ण के साथ उसे लिखा जाता है उसे आधा लिख देते हैं। और उसमें सबसे ज्यादा क्या आता है बच्चों, सबसे ज्यादा एक तो ये लिखा रहता है, ये तो डबल बार रिपीट हो गया है, दो बार, ठीक है बच्चा, 3 बार है, इसमें काट देंगे। एक तो छ आपका है, एक द है और एक ह है। ये वो वर्ण है जिनके साथ कभी भी, मतलब इन वर्णों को जब हम आधा लिखते हैं, क्या करते हैं, इन वर्णों को जब हम आधा लिखते हैं तो इनको आधा नहीं लिखते, शब्द के अंदर ऐसा महसूस कराते हैं कि ये आधे नहीं है, बल्कि ये जिसके साथ जुड़े हैं वो आधे हैं। कैसे, हम समझना चाहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। और सबसे पता है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये शब्द जिनका हमेशा आधे वर्ण का प्रयोग किया जाता है वो ये 3 हैं, वो ये 3 है। एक तो द है, एक र है, एक ह है। माने चलो हमने ह को आधा लिखना था और र को पूरा लिखना था, तो हमने क्या कर दिया, हृदय लिख दिया। क्या लिख दिया बच्चा, हृदय लिख दिया। अब हृदय तो हमने लिख दिया। अब आपको जैसा दिख रहा होगा कि ह तो पूरा है और सर ने बताया कि ह को तो आधा लिखना था, लेकिन बच्चा इसमें जो ह लगा है वो वास्तव में अभी भी आधा ही है, र पूरा है। क्या है, र पूरा है। अगर हमने द्वारिका लिखना है तो द्वारिका में हम ऐसे लिखेंगे और हमको देखने में लग रहा है कि वह आधा है, किंतु वास्तव में सत्य यह है कि द आधा है। द के साथ वह को हेल्प दे दी है, यानी सहारा प्रदान कर दिया है। ठीक है। अगर फिर भी आपके मन में डाउट हो तो ध्यान रखना कि कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो अकेले लिखे जाएं तो उनके नीचे हलंत लगाते हैं, और यदि वे शब्द के साथ लिखे जाएं तो उनको हलंत लगाने की अपेक्षा उसमें हम उसको आधा लिखना लिखते हैं। किंतु कुछ वर्ण ऐसे भी हैं, एक तो द है अपना, एक र है और एक ह है। ये वो वर्ण है जो आधे तो होते हैं, किंतु जब ये शब्द में प्रयोग किए जाते हैं तो जिस वर्ण के साथ इनको प्रयोग होता है उस वर्ण को आधा दिखाया जाता है और इसको पूरा दिखाया जाता है, किंतु वास्तव में ये सत्य नहीं है। सत्य कुछ अलग ही है। सत्य क्या है, एग्जाम्पल आपके सामने है। एग्जाम्पल में लिखा है बेटा, द वर्ण का संयुक्त रूप क्या होता है। क्या होता है बच्चा, द वर्ण का संयुक्त रूप बोल रहा है वो। अब हमें देखना यह है कि जब उसने द वर्ण का संयुक्त रूप मांगा है तो देखिए इसमें पहला वर्ण द जो कि आधा होता है, क्या कैसा होता है, आधा। जब ये आधा होता है तब क्या होता है, बिना स्वर के होता है, यानी कि जब अपने द को लिखेंगे तो ये कैसा होगा, आधा। इसमें कोई भी स्वर नहीं है। अगर हमने लिखा ह तो ह को लिखेंगे आधा तो हलंत लगाएंगे, इसके अंदर क्या नहीं है, स्वर नहीं है। हमने लिखा ब
ब लिखा तो इसको लिखेंगे आधा, तो इसके अंदर क्या नहीं है, स्वर नहीं है। दूसरा कह रहा है और दूसरा वर्ण स्वर के साथ होता है। अब इनके साथ जो भी वर्ण प्रयोग किए जाएंगे वो कैसे होते हैं बच्चों, वो होते हैं पूरे अर्थात स्वर के साथ। मान चलो इसके साथ हमने क्या लिखना है, व लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, द्व, द लगाया व लगाया, किंतु द आधा है व पूरा है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो हमें आधा दिख रहा है वो वास्तव में पूरा है, और जो पूरा दिख रहा है वो वास्तव में आधा है। ठीक है, आपके पास एग्जाम्पल है बहुत सारे, जैसे दिया लिखा हुआ है, भ लिखा हुआ है, द लिखा हुआ है, दम लिखा हुआ है और दुआ लिखा हुआ है। आप सब समझदार हैं, आपको बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा कि जो वर्ण हमें दिखाई दे रहा है आधा, आधे वर्ण को हमने जब शब्द में प्रयोग किया तो वो कैसा हो गया, पूरा हो गया। कैसा हो गया बच्चा, पूरा हो गया। और पूरा होने के साथ साथ उस पर स्वर भी जुड़ा है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ, यानी अगले जो प्रश्न है ह। अब अभी हमने क्या सीखा, द का रूप, द को आधे रूप में लिखना। अब सीखेंगे हम ह को आधे रूप में लिखना। तो जो द का नियम था बस सेम टू सेम वही है, हर जगह द की जगह पे हमने ह लगा दिया है और कुछ नहीं है। ह आएगा बिना स्वर के, और जो दूसरा अक्षर आएगा वो क्या आएगा, स्वर के साथ। जैसे आप देख सकते हो क्या लिखा है बच्चा, वेल की लिखा है। वेल में हमको दिख रहा है जैसे ह, दिख रहा है आपको ह में बच्चों आपको क्या दिख रहा है बच्चा, ह में हमें दिख रहा है कि वह तो आधा है और ह पे एक ही मात्रा लगी है। वास्तव में ये सत्य नहीं है। इसको इस तरीके से नहीं लिखते, इसको लिखते हैं अपन ऐसे, वेल। कैसे लिखते हैं, नहीं दिख रहा होगा आपको साफ से, तो अब लिख देता हूं। इसको अपन लिखते हैं वेल। तो इसमें जो ह पूरा दिख रहा है हमको वो वास्तव में आधा है, और जो आधा वह दिख रहा है वो वास्तव में पूरा है। ध्यान रख रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है ह्यूमस, तो ह दिख रहा है पूरा, यह कहीं नहीं दिख रहा, किंतु इसमें यह पूरा है और ह आधा है, और जो मात्रा लगी है वो यह पे लगी है, ह पे नहीं लगी। समझ में आया? और उम्मीद करता हूं आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कोई कठिन वर्ड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए, है ना बच्चों। ब्रह्मा लिखा हुआ है, ब्रह्मा में आप देख पा रहे हो ह आधा है म पूरा है, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, ह पूरा लग रहा है और देखने में म आधा लग रहा है। अब यहां पर हम कुछ और पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले बच्चों, यहां पर कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। उस स्पेशल का नाम है र के रूप। क्या पढ़ने वाले हैं, र के रूप। अब र के कितने रूप होते हैं, एक तो पदेन रूप होता है, एक रेफ रूप होता है। हम इनके बारे में पढ़ेंगे। देखो, र का संयुक्त वर्ण रूप, र की मात्रा, तो हमने कई बार कई जगह पर र को अलग अलग तरीकों से प्रयोग होते हुए देखा है। क्या देखा है, र को हमने अलग अलग तरीकों से प्रयोग हुए देखा है। जैसे पदेन रूप में क्या होता है बच्चों, पदेन रूप में जब र का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, र तो होता है पूरा, किंतु जिस वर्ण के नीचे ये लगता है वो वर्ण कैसा होता है, आधा होता है। नहीं समझे, मैं समझाता हूं। मान के चलिए आपने लिखा प्रकार। क्या लिखा बच्चा, प्रकार। तो प्रकार में प आधा है, र पूरा है। क्या है, र पूरा है और यहां पर प आधा है। हमने लिखा प्रमोद। क्या लिखा बच्चा, प्रमोद लिखा। यहां पे भी प्र में जो र है वो पूरा है और प है वो आधा है। हमने लिखा ब्रेक। क्या लिखा बच्चा, ब्रेक। जब हमने ब्रेक लिखा तो ब कैसा है, आधा, और र कैसा है, पूरा। नियम पढ़ सकते हो आप, पदेन रूप में र हमेशा पूरा होता है, लेकिन जिस वर्ण के नीचे ये लगता है वो वर्ण आधा होता है। बच्चा पदेन रूप में एक चीज और भी है, वो ये है कि पदेन में अगर इन वर्णों में से
जो आपके ट, ठ, ड, ढ इनकी लाइन में से आते हैं। इन वर्णों में से अगर कोई वर्ण आता है तो ये जो र लगा है नीचे वह र दूसरे तरीके से प्रयुक्त हो जाता है। जैसे आपके सामने दिख रहा होगा ट्रक, जब भी ट का प्रयोग आया तो र कैसे जुड़ गया बेटा, ऐसे जुड़ गया। यानी ट वर्ग का कोई भी व्यंजन आता है तो उसके नीचे र इस तरीके से जुड़ जाएगा, ठीक है। और क से लेकर कुछ ऐसे वर्ण हैं प तक या म तक जिनमें र इस तरीके से जुड़ता है, ठीक है बच्चा। अब अगला देखिए, अब जो र का दूसरा रूप है जिसका नाम है रेफ रूप। क्या बच्चा, रेफ रूप। अब रेफ रूप में क्या होता है बच्चा, रेफ रूप में जो र है ना वो आधा होता है और अपने पीछे वाले वर्ण पर जाकर लग जाता है। क्या होता है, अब इसमें उल्टा है, जो जिसमें पदेन रूप में र कैसा था, पूरा था, और जिस वर्ण पर ये लगा था वो वर्ण कैसा था, आधा था। लेकिन यहां क्या है, उल्टा है। यहां उल्टा कैसे है, र आधा रहेगा और जिस वर्ण पर ये लगा रहेगा वो वर्ण पूरा होगा। किंतु साथ ही साथ ये र जब लगेगा तो उस वर्ण के ऊपरी भाग पे लग जाएगा या निचले भाग पे लग जाएगा। जैसे आपके सामने देखो गर्मी, गर्मी में म पूरा है, र आधा है। वर्षा, इसमें भी श पूरा है, र आधा है। धार्मिक, कर्म, कार्य, वर्ग, इन सब में हमने देखा और पाया कि र तो आधा है लेकिन जिस वर्ण के साथ लगा है वह वर्ण पूरा है, ठीक है। और दूसरा देखिए, एक र और होता है बच्चा वो, लेकिन हालांकि उसका प्रयोग र के अंदर नहीं माना जाता बल्कि उसका प्रयोग री के अंदर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, ये जो वर्ण है वो र के अंदर नहीं पाकर वो री के रूप में प्रयोग होता है। जैसे आपने देखा होगा कृषि, जो र अपने नीचे लगाया है बच्चा वो र री की मात्रा है, र की नहीं है, ठीक है। जब भी हम री की मात्रा प्रयोग करते हैं तो आपने कई बार स्पेलिंग भी बनाई होगी, तो स्पेलिंग बनाने के लिए इसके लिए आर आई का प्रयोग किया होगा। हमने क्या लिखा, हमने लिखा बेटा ऋषि, ऋषि लिखा तो हम लिखेंगे स्पेलिंग में आर आई एस एच आई। समझे, क्या है कि ये जो री है उसका ये र का प्रकार नहीं है, ये री स्वयं में होती है, जो आपने स्वर में पढ़ी हुई होगी। अच्छा एक बात बताइए, क्या जो मैंने समझाया आपको अच्छे से समझ में आ गया है? यदि आ गया है तो हम और आगे बढ़े, नहीं आया है तो आप अपने कमेंट कीजिए, हम आपकी कमेंट का जवाब देंगे, आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास करेंगे, आपके मन में आने वाले सभी डाउट को क्लियर करेंगे। ये हमारा आपसे वादा है। अब देखिए, र का उ और उ की मात्रा के साथ प्रयोग। बच्चों एग्जाम्पल रहने देते हैं, हम कभी कभी क्या देखते हैं बेटा, हमने लिखा देखा गुरु, हमने लिखा देखा रूप, हमने क्या देखा, जब हमने देखा कि र के साथ जो छोटे उ की मात्रा प्रयोग की गई थी वह थोड़ा सा उल्टा सी बना दिया गया है, और जो बड़े उ की मात्रा देखी गई उसमें थोड़ा सा घुमाव बना दिया है। कभी कभी हम इस तरीके के र को लिखने में भी मिस्टेक कर देते हैं। हमें ध्यान रखना है कि र पे जब भी छोटे उ की मात्रा लगाई जाएगी तब उसमें कोई घुमाव नहीं होगा, किंतु जब उस पर बड़े उ की मात्रा लगाई जाएगी तो उसमें घुमाव अवश्य होगा। तो यही पहचान करने का तरीका है छोटे उ की मात्रा और बड़े उ की मात्रा का प्रयोग करने में। क्लियर? ये भी मैंने आपको बता दिया कि री की मात्रा का प्रयोग र वर्ण के साथ नहीं होता है। कहने का मतलब जो री की मात्रा है, त्र की मात्रा या श्र वर्ण आएगा तो इसमें र का प्रयोग नहीं माना जाता। मान चलो किसी में क्या लिखा है, हमने लिखा है बेटा मात्र लिखा, ये लिख दिया, या फिर हमने लिख दिया मात्र, ऐसे लिख दिया,
तो हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों इसको, पहले त बना दिया र बना दिया, इस तरीके से लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, ये तरीका गलत है। ये दोनों तरीके सही हैं क्योंकि र का प्रयोग इनके साथ नहीं होता। हाँ, इस तरीके से लिख सकते हैं, किंतु क्या इसके साथ इस तरीके से लगा सकते हैं? कुछ जो अल्फाबेट होते हैं लैपटॉप में, कंप्यूटर में, जो नई भाषा आती है उनमें इस तरीके से लिखा आ सकता है, किंतु जो मैंने नीचे लगाया है वो लिखा नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। यहां लिखा है वर्णों के उच्चारण में सावधानी। अभी हमने देखा लिखने में सावधानी, अब हम देखने वाले हैं उच्चारण में सावधानी। अब उच्चारण का मतलब क्या होता है? हमें किस वर्ण को किस तरीके से बोलना है, हम किस तरीके से बोलते हैं, बोलते समय कौन कौन सी मात्रा साउंड करती हैं, इस बात का हमें इसमें ध्यान रखना है। अब इसमें एक वर्ण दिया बच्चा जिसमें लिखा है श आधा, श लिखा है। श का प्रयोग क से म तक किसी भी वर्ण के साथ होगा तो स से पहले छोटी की मात्रा का साउंड आएगा। समझ में आ रही है बात? मैंने कहा कि यदि श वर्ण का प्रयोग क से म तक किसी भी व्यंजन के साथ होगा तो उसमें श के से पहले छोटी ई की मात्रा का साउंड आएगा। हालांकि उसमें छोटी की मात्रा उपस्थित नहीं होगी, किंतु बोलने में हमें लगेगा कि उसमें ई लगा हुआ है। जैसे स्कंद होता है, हम इसको स्कंद पढ़ते हैं, हम इसे स्टेज पढ़ते हैं, हम इसे स्नेह पढ़ते हैं, हम इसे स्पंज पढ़ते हैं, हम इसे स्फूर्ति पढ़ते हैं, हम इसे स्थान पढ़ते हैं, हम इसे स्मारक पढ़ते हैं, हम इसे स्तूप पढ़ते हैं, हम इसे स्कूल पढ़ते हैं, इसे स्थाई पढ़ते हैं, इसे स्तुति पढ़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने जितने भी वर्ण आपको बोले हैं सब में हम ई की मात्रा अनुभव करते हैं, साउंड भी निकलता है ई की मात्रा का बोलते समय। किंतु दूसरी ओर अगर देखा जाए तो यही जो श था वो कहां प्रयोग होता है? य से लेकर ह के बीच में। क्या होता है बेटा? य से ह तक के बीच में किसी भी वर्ण के साथ यदि श का प्रयोग होता है तो वहां पर छोटी की मात्रा का साउंड नहीं आता, वहां पर हम उस स को यूं जैसा का तैसा पढ़ते हैं, ज्यों का त्यों पढ़ते हैं। कैसे? स्याही, स्लेट, स्लाइस, स्लिप। कहने को इसमें छोटी की मात्रा लगी थी, पर हम इस मात्रा को श पे न मानते हुए ल पे मान के चलते हैं, क्योंकि आधे अक्षर पर, आधे वर्ण पर कभी भी कोई भी छोटी की मात्रा या बड़ी की मात्रा या कोई भी मात्रा लग ही नहीं सकती। मात्रा लगाने के लिए उस वर्ण को पहले हमें पूरा लिखना होगा, तभी हम उस मात्रा को लगाएंगे। किंतु यहाँ नियम के अनुसार हमें वो वर्ण आधा लिखना है, और आधा लिखना है तो मात्रा को उसके साथ काउंट नहीं करेंगे। क्लियर? आगे बढ़े। वहां तक तो ये वो था कि क से म तक, य से ह तक। अब हम दूसरा रूप पढ़ने वाले हैं, श का दूसरा रूप। श यदि व्यंजन से पहले आता है, क्या होता है? श का प्रयोग यदि व से यानी व व्यंजन से पहले आता है तो हम वहां पर स से पहले उ की मात्रा का आभास करते हैं, यानी हमें लगता है कि उस वर्ण में उ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। कैसे? हमने पढ़ा स्वागत, तो जब स्वागत को हमने पढ़ा तो ऐसा लगा कि स से पहले छोटी की मात्रा लगी हुई है। स्वभाव, स्वास्थ्य, स्वर्ग, स्वार्थ, स्वांग, स्वचालित, स्वप्न, स्वाभाविक आदि, यानी जितने भी एग्जाम्पल मैंने आपके सामने पढ़े वो सारे एग्जाम्पल में हमें ऐसा महसूस हुआ जैसे स से पहले उ की मात्रा प्रयोग हो रही है, किंतु उसमें कहीं उ दिखाई नहीं दे रहा था। कहने का मतलब यह है कि जब हम स को वह वर्ण के साथ प्रयोग करेंगे तब हमें क्या लगेगा? हमें लगेगा कि उसके साथ उ की मात्रा का प्रयोग है, किंतु वो वास्तव में उ की मात्रा उसमें नहीं होती। अगली देखिए, अब यहां पे क्या है बच्चा? ड और ढ का प्रयोग सिखाया गया है, ड और ण। हालांकि दोनों एक ही वर्ण है,
एक हिंदी का वर्ण है, एक संस्कृत का वर्ण है। ये जो पहले वर्ण लिखा है वो संस्कृत का है और ये हिंदी का है। ये हिंदी में पहले था नहीं, बल्कि अभी नवीन शब्द जोड़ा गया है। अब बच्चा इनको प्रयोग करने का तरीका थोड़ा अलग है। जिस ड के नीचे बिंदु आता है वो शब्द में या तो बीच में प्रयोग होता है या अंत में प्रयोग होता है, किंतु जिस ड के नीचे बिंदु नहीं आता है वो हमेशा शुरू में प्रयोग होता है, स्टार्टिंग में प्रयोग होता है। जैसा आप देख पा रहे हो, डमरू, डकैत, डकार, डगमगाना, डरावना और डरिया। इनमें हमने देखा कि ड का प्रयोग शब्द में सबसे पहले हुआ है, शुरुआत में हुआ है। लेकिन सड़क, तड़प, जाड़ा, नाड़ी, उड़ाना, इनमें हमने देखा जो ड़ था बिंदु लगाकर उस बिंदु का प्रयोग करने वाला शब्द बीच में आया या फिर लास्ट में आया। हम इसको इस तरीके से जान सकते हैं कि जो ड़ है ना, ये वाला जिसके नीचे बिंदु लगा हुआ है, इसे अरबी और फारसी शब्द भी कह सकते हैं। इसीलिए हम इसको विदेशी वर्ण या विदेशी व्यंजन भी कहते हैं। इसका एक और भाई है जो है ये वाला, इसका नाम है ढ और ढ। ढ और ढ इनमें थोड़ा सा अंतर है, बस बिंदु का। ये भी वही है, इसको भी विदेशी वर्ण या आगत वर्ण या अरबी फारसी वाला वर्ण कहते हैं। इनमें भी सेम टू सेम वही फॉर्मूला लगेगा जो पिछले वाले में लगा था। अगर बिना बिंदु वाला आएगा तो शुरुआत में लगेगा, बिंदु वाला आएगा तो बीच में या लास्ट में लगेगा। जैसे आप देख सकते हो, ढोलक, ढक्कन, ढीठ, ढाल, ढलवा, इनमें ढ को पहले प्रयोग किया गया, लेकिन इसके साथ बिंदु का प्रयोग नहीं हुआ। अगर दूसरी ओर देखें, ढूंढना, चढ़ना, पढ़ना आदि, तो इनमें क्या था, ये जो बीच में प्रयोग किया गया, इसी वजह से इस पर बिंदु का प्रयोग किया गया। मैं आपसे पुनः एक बार कहना चाहता हूं कि ध्यान रखना, जिस ड और ढ के नीचे बिंदु आता है वह विदेशी वर्ण है, अपना वर्ण नहीं है। ये नवीन विकसित वर्ण है। आपके सामने दिख रहा होगा, लिखा भी है, ढ और ड हिंदी के नवीन विकसित वर्ण है। इनका प्रयोग संस्कृत शब्दों में नहीं मिलता और ना ही विदेशी शब्दों में। इसे आगत शब्द या अरबी फारसी शब्द कहते हैं। ठीक है, अगले में चलते हैं। तो अगला है अपना अनुस्वार, पंचमाक्षर और अनुनासिक या चंद्रबिंदु। अनुनासिक भी बोलते हैं चंद्रबिंदु को। जो अनुस्वार है, जो अंकी बिंदु रहती है, ऊपर लगी रहती है, उसे अनुस्वार बोलते हैं। पंचमाक्षर संस्कृत में प्रयोग होता है न की जगह पर या म की जगह पर। चंद्रबिंदु, जिसको अनुनासिक के नाम से भी जाना जाता है। तो हम पढ़ते हैं इसमें, अनुस्वार का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्दों में अंक की मात्रा के लिए, पंचमाक्षर के लिए तथा हिंदी शब्दों में सिर रेखा से ऊपर मात्राओं के साथ अंक की मात्रा के लिए प्रयोग होता है। समझते हैं इसको ढंग से। अभी हमने एग्जाम्पल लिखा हुआ है संयम, संस्कार, गंगा, खंजन, मैं और क्यों। ये जो शब्द लिखे हैं बेटा, ये सभी शब्द हिंदी भाषा में हैं। कौन सी भाषा में है? हिंदी भाषा में। किंतु अगर इन्हें संस्कृत में लिखना होता तो हम यहाँ पर अंकी बिंदु की जगह पर हम पंचमाक्षर का प्रयोग करते, जो स्पर्श व्यंजन में 5वें नंबर पे आता है। जैसे हमें अगर गंगा को लिखते बेटा संस्कृत में, तो गंगा हम इस तरीके से लिखते हैं। क्या लिखते? इस तरीके से गंगा लिखते। ठीक है बच्चा। दूसरा, आपने अगर खड़ग लिखना होता, क्या लिखा है? खंजन लिखा है। अगर खंजन लिखते तो हम लिखते, सॉरी, अगर हम खंजन लिखते बेटा तो खंजन में हम ये वाला बनाते। अब आपके दिमाग में एक डाउट होगा, आपके मन में आ रहा होगा, सर यहां पे तो आपने ये वाला लगाया था और वहां पर दूसरा लगा दिया, ऐसा क्यों हुआ? तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस वर्ग का पंचमाक्षर होगा वह उसी वर्ग के साथ प्रयोग किया जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। वर्ग कौन से? वर्ग मैंने आपको पढ़ाए थे, क वर्ग। क वर्ग में आता है ये वाला वर्ण जो 5वें नंबर पे आता है। च वर्ग में ये वाला 5वें नंबर पे आएगा।
ठीक है। ट वर्ग में ये 5वें नंबर पे आता है, त वर्ग में न आता है और प वर्ग में म आता है। तो ये कौन से वर्ण है बेटा? ये पंचमाक्षर वर्ण है, इसे 5वां अक्षर वाला वर्ण बोलते हैं। ये वर्ण संस्कृत में प्रयुक्त होते हैं किसकी जगह पर? न की जगह पर या फिर म की जगह पर। आपके सामने लिखा भी है, गंगा लिखा है, खंजन लिखा है, कुंजन लिखा हो, कुंजन, तो कुंजन अपन ऐसे लिखेंगे हिंदी में, किंतु संस्कृत में हम कुंजन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, डाउट क्लियर? अगले की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रबिंदु। चंद्रबिंदु का प्रयोग बेटा उस जगह होता है, हालांकि इसमें डेफिनेशन लिखी है पर मैं आपको सरल भाषा में बताऊंगा, पहले इसको पढ़ेंगे। इसमें लिखा है चंद्रबिंदु का प्रयोग हिंदी शब्दों में अंक की मात्रा के लिए सिर रेखा से नीचे वाली मात्राओं के साथ होता है। यानी ऐसी जगह पर प्रयोग होता है इसका प्रयोग ऐसी जगह पर होता है जहां पर न होने का आभास तो होता है लेकिन साउंड न का नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे हमारे मुंह से, कंठ से और नाक से एक साथ म या न की ध्वनि निकल रही हो, जैसे आंच। तो आंच बोलते समय हमारी नाक से भी ध्वनि आई थी और कंठ से भी आई थी, दोनों से एक साथ आई थी। संजय में सिर्फ न से आती है और आंच में हमें ऐसा लगता है जैसे बोलने पर न का प्रयोग कहीं है ही नहीं। हमने लिखा आंधी, हमने लिखा मुंह, अंगूठी, बांध, कहाँ, यहाँ, आंच। इन वर्णों में हमने देखा, इन शब्दों में हमने देखा कि न का प्रयोग न होते हुए इनमें न की उपस्थिति का केवल आभास हो रहा है। क्या हो रहा है? आभास हो रहा है, बल्कि इसमें न है ही नहीं। ठीक है, अब पंचमाक्षर की बात आती है। तो पंचमाक्षर जैसे कि मैंने बताया था, ये पंचमाक्षर हमेशा संस्कृत में प्रयोग होता है। जैसे देखिए बच्चों, गंगा लिखा है, गंगा को इस तरीके से लिखा है संस्कृत में। चंचल इस तरीके से लिखा जाता है। कंठ ऐसे लिखा जाता है। संधि इस तरीके से लिखते हैं। संबंध इस तरीके से लिखते हैं। ये किस में बच्चों? ये अपना संस्कृत में है और ये अपना हिंदी में है। ठीक है, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है, पता भी रखना है कि ये कौन सा वर्ण है और ये कौन सा वर्ण है। अब आपके मन में ख्याल नहीं आया होगा, हालांकि बहुत से बच्चे के मन में आया भी होगा, मेरे मन में है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहां पर हमने क्या लगाया बेटा? ण लगाया था। यहां पर हमने य लगाया था, यहां पे हमने ये वाला ण लगाया था, यहां न लगाया था और यहां पे म लगाया था। तो यहां पर तो सब में बिंदी लगी हुई थी, फिर ये क्यों आ गए? तो आपको बता दूं कि जो अंतिम वर्ण होता है उसके आधार पर इसमें मात्राएं लगाई जाती हैं, वर्ण का प्रयोग किया जाता है। हमने देखा ग की अंतिम अक्षर ग है तो ग का पंचम अक्षर आ गया। हमारा अंतिम अक्षर क्या है? च है। अब ये मत कहना शब्द में सर ल लगा था, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बिंदु के बाद जो वर्ण आ रहा है उससे मतलब है। तो कौन सा था? च आया था तो इसलिए यहां प्रयोग किया गया। अंतिम वर्ण क्या है? ठ, तो अणा प्रयोग किया गया। ध आया तो न का प्रयोग कर दिया और ब आया तो म का प्रयोग कर दिया। डाउट इज क्लियर? समझ में आ गया होगा, आपके सामने लिखा भी है कि पंचमाक्षर क्या है। जो रेड किया हुआ है वो पंचमाक्षर है, जो ब्लैक में है वो उसके वर्ग हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ठ वर्ग, त वर्ग, यानी कि ये वर्ग हैं। अब इसमें क्या है कि सस्पेंस वाली बात है, हम की और की में अंतर नहीं कर पाते। जब भी हमें इस वर्ण का प्रयोग करना होता है, शब्द का प्रयोग करना होता है, इस अक्षर का प्रयोग करना होता है, तब हमारे मन में डाउट रहता है कि सर छोटी की मात्रा वाली क कहाँ लगेगा और बड़ी की मात्रा वाला क कहाँ लगेगा। चलो हम सीखते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है, इस वर्ण का प्रयोग हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। क्या करते हैं? इस वर्ण का, इस उपवाक्य का प्रयोग हम
दो वाक्यों को जोड़ने के लिए करते हैं। अब कौन से दो वाक्य जोड़े जाते हैं ये भी सवाल है, तो बता देना चाहता हूं मैं आपको, वे दो वाक्य जो जिसमें एक वाक्य अधूरा हो किंतु दूसरा वाक्य पूरा हो, क्योंकि जब इसको जोड़ा जाएगा तब इसी की सहायता से जो अधूरा वाक्य था वो पूरा माना जाएगा। जैसे हमने लिखा मोहन ने कहा कि मैं अपने साथ दोस्त को भी लाऊंगा, तो मोहन ने कहा वो वाक्य अधूरा था, की को जोड़ दिया, इसके माध्यम से वो पूरा हो गया, और मैं अपने साथ अपने दोस्त को लाऊंगा वो वाक्य पहले से पूरा था। तो अधूरे और पूरे वाक्य को जोड़कर एक नया वाक्य बनाने वाले शब्द को शब्द की जगह पर की लगाते हैं। या फिर हमने ऐसे देखा है कई बार, मैं कहता हूं कि, क्योंकि, तो इनमें हमेशा छोटी की मात्रा वाला की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये जो है ना, ये वाला की योजक का काम करता है। मैंने अभी बताया जोड़ना, योजक मतलब होता है जोड़ने का काम करता है। ठीक है, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखा है, उसने कहा कि मैं इस बार घर जाऊंगा, तो उसने कहा आधा वाक्य, इस बार मैं घर जाऊंगा पूरा वाक्य। दोनों को जोड़ने का काम किसने किया? की ने किया, बना दिया एक वाक्य। वह घर से बाहर निकला ही था, निकला नहीं था, पूरा नहीं निकल पाया, वह घर से निकला ही था कि वर्षा शुरू हो गई, तो वर्षा शुरू हो गई वो पूरा वाक्य है, घर से निकला ही था अधूरा वाक्य है। दोनों को जोड़ने के लिए की शब्द का प्रयोग किया, और ये की क्या है? ये की एक उपवाक्य है, शब्द नहीं है, ये क्या है? उपवाक्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है बड़ी की मात्रा वाला की। तो बच्चों इसको दो तरीके से प्रयोग किया जाता है। एक तो किसी वाक्य में उसके कारक को उपस्थित कराने के लिए, यानी कारक की उपस्थिति बताने के लिए, ठीक है, या फिर क्रिया बताने के लिए, या फिर वो संबंध कारक के स्त्रीलिंग के रूप में। जैसे देखो करना, करने को हम की के माध्यम से भी लिख सकते हैं। उसने पढ़ाई की, लिखाई की, बात की, है ना, क्या हो गया? क्रिया के रूप में। उसने क्या किया? शिवम की पुस्तक खो गई, स्त्रीलिंग शब्द। उसकी पेंसिल खो गई, उसके पेट में भूख लगी थी और भूख की आग जल रही थी, तो की स्त्रीलिंग शब्द का बोध करा रहा है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे की कक्षा में हम इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें और कौन कौन से तरीके, कौन कौन से नियम हैं जिनको हम आपको समझाएंगे। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, यदि किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट हो तो एक बार कमेंट ज़रूर करें, हम आपके प्रश्नों का जवाब अवश्य देंगे। ठीक है, आगे और अच्छा पढ़ने के लिए आप सभी हमारे YouTube चैनल मैत्री इंस्टीट्यूट से जुड़े रहिए, जहां पर आपको हर प्रकार की सुविधा दी जाएगी, हर प्रकार का सिलेबस दिया जाएगा और आपको परीक्षा उपयोगी सारी वस्तुएं यहां बताई जाएंगी। मैं ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, किंतु इतना ज़रूर कहूँगा कि यहाँ पर जुड़ने के बाद आप किसी भी विषय में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया, शुभ रात्रि।